नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है महेश बर्नवाल की किताब NCERT सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ाऊँ, जो कि आपका ये किताब इतिहास का है। और इस किताब से हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 8, जो कि आपका होगा महाजनपद और मगध साम्राज्य। तो महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 और पहला वीडियो। तो आज हमारा पहला वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है, और ये पार्ट नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 8 आ गया, महाजनपद और मगध साम्राज्य। ठीक है, तो एक मिनट। महाजनपद पूजा का काम हुआ करता है, पूजा है। हाँ कर। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक और जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वही दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। लोहे के आगमन के फलस्वरूप जब अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगी थी, वह एवं छोटे छोटे कबीले राज बनते जा रहे थे। बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जैन का अत्यधिक रूपांतर हो चुका था और जनपदों का भी जन्म हो चुका था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है तथा भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ की सूची में उच्च अंतर है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जिनमें दो प्रकार के राज्य थे। पहला राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। दूसरा गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा स्थापित होता था। इस प्रकार के राज्य वज्जी व मल्ल थे। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ, जिसमें दो प्रकार के राज्य थे। राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। और गणतंत्र, इसमें ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा होता था और इस प्रकार राज्य वज्जी या मल्ल थे। ठीक है, 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद व राजधानियां। तो 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय व महावस्तु एवं जैन साहित्य में भगवती सूत्र में मिलता है। वैशाली का लिच्छवी, तो वैशाली का लिच्छवी जो था गणराज विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी और इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो देखिए आपका जो राज्य था कहाँ कहाँ पर था। तो देखिए यहाँ पर आपका कम्बोज था, यहाँ पर आपका पेशावर, ये आपका गंधार अफगानिस्तान क्षेत्र में, ये आपका तक्षशिला यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर आपका तक्षशिला, उसके नीचे सतुद्री। ठीक है, ये आपका इधर सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ पर मध्य गणराज कुरु था यहाँ पर, उसके नीचे हस्तिनापुर और इसके नीचे पांचाल। ठीक है, तो मध्य कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल। ये आपका यहाँ पर कुरुक्षेत्र था, उसके नीचे इंद्रप्रस्थ और उसके नीचे सूर्यसेन। ये आपका मथुरा, यहाँ पर मत्स्य, अवंती, उज्जैनी। ठीक है, और इधर आपका चेदी, इधर आपका भारुकच, प्रतिष्ठान, असमक। ये आपका गोदावरी नदी, ये दक्षिणापात और यहाँ पे कृष्णा नदी। ठीक है, और नीचे आपका कावेरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ये आपका महानदी, इधर आपकी ताम्रलिप्ति। ठीक है, और ये आपका वत्स, मगध, राजगिरी, पाटलिपुत्र, अंग और चंपा। ठीक है, ये आपका इलाहाबाद यहाँ पर, उसके इधर साइड में आपका इलाहाबाद की साइड में कौसंबी और यहाँ पर काशी, बनारस, अयोध्या, फैजाबाद, श्रावस्ती। ठीक है, तो श्रावस्ती और कोसल गणराज, मल्ल गणराज, कपिल वस्तु। ठीक है, विदेह और शाक यहाँ पर, उसके नीचे यहाँ पर लिच्छवी था और यहाँ पर था। तो लिच्छवी जो है, ये लिच्छवी जो है
वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी और इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। महाजनपद 2 महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे। तो महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु कुछ महाजनपद में पृथक शासन व्यवस्था थी जिन्हें गण संघ कहा गया था। इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक राजा का कहा जाता था, प्रत्येक को राजा कहा जाता था। अधिकांश राज विंध्य के बिंद में थे और पश्चिमोत्तर सीमांत से बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, तो इसमें आपका मगध, आपका जो ये मगध एरिया है, ये आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका मगध था, मगध एरिया। कौशल यहाँ पर आपका देखिए, कौशल श्रावस्ती के ऊपर कौशल श्रावस्ती जो है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद वत्स, तो वत्स आपका देखिए यहाँ पर था। एक मिनट, देखिए वत्स आपका प्रयाग और कौशाम्बी के नीचे वत्स और अवंती, तो अवंती देखिए यहाँ पर था। तो ये आपके गणराज्य जो थे काफी जो है राज्य जो थे काफी शक्तिशाली राज्य थे। और तो हमने यहाँ बात किया देखिए मगध का, यहाँ पर मगध एक बार पड़ेगा मगध, ये यहाँ पर आपका कौशल हो गया, कौशल गणराज्य। यहाँ पर आपका हो गया वत्स, देखिए वत्स आपका यहाँ पर, और यहाँ पर अवंती, ये आपके जो है शक्तिशाली राज्य थे। ठीक है, तो मगध, कौशल, वत्स और अवंती। नेक्स्ट आपका अंग जनपद में, तो अंग जनपद में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था और जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर अंग, यहाँ पर है अंग। ठीक है, और इसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, ये आपका मगध जनपद में, तो मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिले और शाहाबाद का कुछ भाग शामिल था। तो आपके मगध जनपद में इस एरिया में जो है आपका पटना, गया और शाहाबाद आता था। ठीक है, ये पूरा एरिया आता था। मगध का उल्लेख, तो मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, यद्यपि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, कीकट, तो कीकट किरात नामक जाति व इसके शासक ब्रह्मगंध का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। ठीक है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। ठीक है, तो ऋग्वेद में आपका नहीं मिलता मगध का, लेकिन अथर्ववेद में मिलता, क्योंकि आपका आखिरी वेद था, आपका ये पहले वेद में नहीं मिलता। लेकिन आपके ऋग्वेद में कीकट नामक जाति जो है का उल्लेख मिलता, जो कि यहाँ का शासक ब्रह्मगंध था और जिसकी पहचान मगध से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गंगा के उत्तर में, तो गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का जो है राज 8 जनों का संघ था। तो वज्जियों का राज 8 जनों का संघ था, जिसमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। ठीक है, और इसकी राजधानी वैशाली थी और जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से की जाती है। ठीक है, तो आपका तिरहुत प्रमंडल में अभी आपका जो 6 जिला आता है। ठीक है, जिसको अभी आधुनिक का मुजफ्फरपुर कहते हैं। ठीक है, और वज्जी जो था, वज्जी आपका 8 जनों का संघ था। ठीक है, और जिसमें प्रबल आपके लिच्छवी थे और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, और अभी जो अभी वहां पर आपका बसाड़ नामक गांव है और इसके पश्चिम में, तो आपके वैशाली के पश्चिम में काशी जनपद था और जिसकी राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, तो काशी जनपद का राजधानी वाराणसी था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिच्छवी के राइट साइड में आपका काशी है। ठीक है, और इसकी राजधानी वाराणसी, बनारस आज का आपका मोदी जी का क्षेत्र। ठीक है, आरंभ में काशी, तो आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब कि ये कौशल से हार गया था आपका कौन, काशी राज। ठीक है, देखिए आपका ये कोसी हो गया, सॉरी काशी, और काशी के राइट साइड में आपका कौशल था। कौशल से युद्ध में आपका जो काशी राज है वो हार गया था। ठीक है, तो आपका कौशल पे आपका सर्व शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कौशल जनपद में, तो कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था और जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और उसकी पहचान
उत्तर प्रदेश से गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर स्थित सेहत महत्व स्थान से की जाती है। ठीक है, तो अभी आपका जो सेहत महत्व स्थान है उसी को जो है आपका श्रावस्ती या कौशल कहते थे। ठीक है, तो देखिए कौशल जो है आपका कौशल राज्य का राजधानी श्रावस्ती था। ठीक है, और यहीं पर अभी आपका सेहत महत्व या फिर गोंडा या बहराइच जिला यहाँ पर आपका है। ठीक है, अभी यूपी का। ठीक है, महत्वपूर्ण नगर, तो महत्वपूर्ण नगर अयोध्या में भी कौशल के अंतर्गत ही आता था, जिसका संबंध राम कथा से जुड़ा था। तो आपका जो अयोध्या राज्य है वो भी आपका जो ही कौशल के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो एरिया है कौशल, अयोध्या, श्रावस्ती, ये आपका जो कौशल गणराज्य के अंदर आता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी सम्मिलित था। तो कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु जो है गणराज्य भी शामिल था। ठीक है, तो आपका कपिलवस्तु गणराज्य देखिए कहाँ पर है, मैं दिखाता हूँ। तो ये आपका भी जो कपिलवस्तु ये भी आपके कौशल के अंतर्गत ही आते थे और काशी को उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो काफी ये शक्तिशाली राज्य हो चुका था आपका कौशल। ठीक है, कौशल के अंदर आपका श्रावस्ती, कपिलवस्तु, अयोध्या और काशी तक आ चुके थे। ठीक है, शाक गणराज्य की राजधानी, तो आपकी जो शाक गणराज्य उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। कपिलवस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से हुई है। तो कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी सम्मिलित था और शाक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से की गई है। ठीक है, तो आपका जो है तो शाक गणराज्य भी आपका जो यहाँ पर आपका शाक गणराज्य का ये भी आपका जो कपिलवस्तु की राजधानी थी। ठीक है, और ये पूरा आपका एरिया जो है कौशल के अंतर्गत ही था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। तो आपके 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां कौन कौन पढ़ते हैं। तो महाजनपद और जो आपका राजधानी है। ठीक है, तो महाजनपद और राजधानी तो ये आपका अंग है। ठीक है, और ये आपका मतलब की राजधानी। तो सबसे पहला आपका अंग, तो अंग महाजनपद की राजधानी जो है आपका चंपा, प्राचीन नाम मालिनी, मुंगेर। ठीक है, तो आपका अंग महाजनपद की राजधानी जो है चंपा, मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगिरी, तो मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगिरी। मल, तो मल की राजधानी कुशीनारा, पावापुरी, और आपका ये देवरिया गोरखपुर क्षेत्र था। ठीक है, तो मल की राजधानी कुशीनारा, पावापुरी। ठीक है, जो कि जहां पर महावीर का जो है निर्माण हुआ था, प्राप्त मृत्यु हुई थी। काशी का राजधानी वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती या फिर अयोध्या या फिर फैजाबाद। ठीक है, पांचाल, तो पांचाल की दो राजधानी थी, एक आपकी उत्तरी पंचाल और एक आपकी दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल का अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल का कामपिल है। ठीक है, गुरु, तो गुरु आपका जो है गुरु का जो है क्षेत्र था इंद्रप्रस्थ, और गुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और ये मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा में स्थित है। ठीक है, वज्जी, तो वज्जी संघ का राजधानी था विदय एवं मिथिला। ठीक है, तो वज्जी का विदय एवं मिथिला। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो कि जयपुर में थी। वत्स, तो वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद, बांदा के पास। सूरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक है, चेदी की राजधानी सुथिवती या फिर सुक्तिमती, अस्म की पोतन या पोटली, अवंती की उत्तरी अवंती उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ठीक है, और गांधार का आपका गांधार महाजनपद का महिष्मती था, और कंबोज जनपद का कंबोज महाजनपद का हाटक राजपुर या फिर कश्मीर था। ठीक है, तो ये आपके 16 महाजनपद थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, तो अंग की राजधानी चंपा यहाँ पर देखिए। तो ये आपके अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी जो आपकी राजगिरी। ठीक है, और मल की राजधानी कुशीनारा। ठीक है, तो मल की राजधानी कुशीनारा, पावापुरी। ठीक है, तो मल यहाँ पर आपका मल था। ठीक है, इस एरिया में मल, और यहीं पे आपका कुशीनारा
और विदय था, ठीक है। यहाँ पर आपका मल गणराज्य, ठीक है। तो मल जो है आपका यहाँ पर है उसका कुशीनारा और या फिर पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका पावापुरी है राजगिरी वाला, वो अलग है। और ये आपका जो है मल पावापुरी या कुशीनारा जिला, ये अलग है, ठीक है। तो मल का गणराज्य, मल की राजधानी जो है कुशीनारा थी, ठीक है। तो कुशीनारा आपका यहीं पर होगा आसपास में। और मल जो है आपका जो पावापुरी है राजगिरी वाला, उससे कोई संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मल यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है काशी का वाराणसी। तो काशी का आपका देखिए बनारस हो गया, तो काशी का यहाँ पर बनारस राजधानी। और कौशल का श्रावस्ती, तो कौशल का श्रावस्ती अयोध्या या फैजाबाद, ये आपका, ठीक है। और नेक्स्ट और क्या पढ़े हमने, पांचाल। तो पांचाल का 2 राजधानी, ठीक है। तो आपका पांचाल कहाँ पर है, तो पांचाल का यहाँ पर 2 राजधानी था। उत्तरी पांचाल का अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल का कंपिल है। तो आपका कंपिल और अहिच्छत्र यहीं पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पांचाल के बाद कुरु। तो कुरु का इंद्रप्रस्थ और वज्जी का विदय और मिथिला है। तो कुरु का इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो कुरु का यहाँ पर इंद्रप्रस्थ, ठीक है, यहीं पर था कुरु गणराज्य की राजधानी, ठीक है। और वज्जी का मतलब कि लिच्छवी का आपका विदय या मिथिला, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर, ठीक है। मत्स्य का विराटनगर। तो आपकी मत्स्य का विराटनगर यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका मत्स्य का विराटनगर यहीं पर स्थित होगा, ठीक है, राजधानी मत्स्य महाजनपद की, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वत्स का कौशाम्बी और सूरसेन का मथुरा। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ये आपकी एरिया, ठीक है। और सूरसेन की राजधानी मथुरा, तो ये आपकी सूरसेन की राजधानी मथुरा यहाँ पर, ठीक है। तो वत्स की कौशाम्बी, ठीक है, और सूरसेन की मथुरा, मत्स्य का विराटनगर, ठीक है। तो मत्स्य का विराटनगर था यहीं पर आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चेदी का सुक्तिवती या सुक्तिमती, ठीक है। तो चेदी का यहीं पर आपका सुक्तिमती या सुक्तिवती आपकी राजधानी यहीं पर, नाम नहीं दिया गया, ठीक है। तो चेदी महाजनपद का यहीं पर होगा राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आसमक का पोतन या पोटली। तो यहाँ पर आपका जो है आसमक महाजनपद का राजधानी था पोटन या पोटली, ठीक है। इस एरिया में गोदावरी क्षेत्र में, ठीक है। और आपका जो है अवंती का, उत्तरी अवंती का उज्जैन और दक्षिणी अवंती का माहिष्मती, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर अवंती था और इसकी उत्तरी अवंती का जो है उज्जैन और दक्षिणी अवंती का माहिष्मती था, ठीक है। तो यहीं पर आपका जो है अवंती का जो है अवंती महाजनपद का राजधानी होगा। तो एक आपका उज्जैनी और एक आपका माहिष्मती, ठीक है। 2 आपका था यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है तो गांधार का तक्षशिला और कंबोज का कश्मीर, ठीक है। तो गांधार की जो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला और कंबोज महाजनपद की राजधानी आपकी कश्मीर थी। ये आपका पूरा एरिया कंबोज का क्षेत्र था, ठीक है। तो ये आपका था कंबोज, गांधार, तक्षशिला, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका पूरा जो है मगध का महाजनपद, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो कौशल के समीपस्थ, तो कौशल के समीपस्थ मल्लों का गणराज्य था जिनकी राजधानी कुशीनारा थी। तो मल्लों का गणराज्य कुशीनारा था और यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिला के कसिया नामक स्थान से किया गया है, ठीक है। तो कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से किया गया है। बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य, तो बुद्धकालीन जो आपके प्रमुख गणराज्य है, बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं।
तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते थे। ठीक है, तो पहला आपका कपिलवस्तु के साथ। ठीक है, तो पहला आपका कपिलवस्तु के साथ यह गणराज नेपाल की तराई में स्थित था और इस गणराज की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरकोट से की गई है। कुछ विद्वान इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर व बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से भी करते हैं। बुद्ध का जन्म इसी गणराज में हुआ था। ठीक है, तो कपिलवस्तु के साथ। ठीक है, तो कपिलवस्तु के साथ यह गणराज नेपाल की तराई में स्थित था और नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरकोट से की गई है और इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर व बस्तर जिले के पिपरहवा नामक स्थान से भी करते हैं। ठीक है, तो नेपाल का तिलौरकोट और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर व बस्ती जिले से। ठीक है, सुमसुमार के पर्वत। तो सुमसुमार पर्वत का साम मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया और यह वत्स राज उदयन का पुत्र बोधि का निवास करता था। ठीक है, यहाँ पर वत्स राज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। ठीक है, तो ये आपका सुमसुमार पर्वत के मग। ठीक है, इसके बारे में ये दिया गया। ठीक है, तो ये आपके मिर्जापुर जिले में, ठीक है, वर्तमान चुनार से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका केशपूत के कलाम। तो केशपूत के कलाम यह गणराज कौशल के पश्चिम में स्थित था। तो यह गणराज कौशल के पश्चिम में स्थित था और इसका विस्तार सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थल से किया गया है। ठीक है, तो केशपूत के कलाम। ठीक है, तो केशपूत के कलाम। ठीक है, अलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज के थे। तो आपके जो है अलार कलाम आपके जो है केशपूत के कलाम राज से ही थे। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है इस क्षेत्र का नाम केशपूत के कलाम, अलार कलाम। ठीक है, अलकप के बुल्ली। तो अलकप के बुल्ली यह गणराज आधुनिक बिहार में शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिले के मध्य स्थित था और इसकी राजधानी बेतिया थी, जो कि अभी आपका पश्चिम चंपारण या फिर आपका जो है पूर्वी चंपारण के नाम से प्रसिद्ध है। तो अलकप के बुल्ली यह गणराज आधुनिक बिहार में शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिलों के मध्य स्थित था और इसकी राजधानी बेतिया थी। ठीक है, रामग्राम के कोलिये। तो रामग्राम के कोलिये यह शाक गणराज के पूर्व में स्थित था। तो ये आपका जो है रामग्राम के कोलिये शाक गणराज के पूर्व दिशा में स्थित था और इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। ठीक है, पावा केमल। तो पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थल से था। पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनवाया था जिसे उद्भटक कहते थे। तो पावा के मल्ल एक नया संसद भवन बनवाया था जिसे उद्भटक कहते थे। बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किया था और मल्ल गणतंत्र में आनंद व अनिरुद्ध नामक दो जो है प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपके जो है मल्ल गणतंत्र में आनंद व अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, और कुशीनारा के मल। तो कुशीनारा के मल। ठीक है, तो एक आपका हो गया पावा के मल, एक आपका कुशीनारा के मल। तो कुशीनारा की पहचान आधुनिक देवरिया नामक जिले में स्थित वर्तमान कसिया नामक स्थान से की गई है। तो कसिया नामक स्थान से की गई है। मिथिला के विदे। तो मिथिला के विदे बिहार के भागलपुर व दरभंगा जिलों के भूभाग में विजय गणराज स्थित था और राजा जनक यहाँ के शासक थे और राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर नेपाल के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो मिथिला के विदे बिहार के भागलपुर व दरभंगा जिलों के भूभाग में विजय गणराज स्थित था और राजा जनक यहाँ के शासक थे और राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर नेपाल के नाम से प्रसिद्ध था। वैशाली के लिच्छवी। तो यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज था और यहाँ का राजा चेटक जैन तीर्थंकर था। ठीक है, तो यहाँ आपका राजा चेटक जो था आपका यहाँ का राजा जैन तीर्थंकर था और महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से किया था। ठीक है, तो ये आपका वैशाली का लिच्छवी था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पिपली वन के मौर्य। तो पिपली वन क्षेत्र की पहचान। तो पिपली वन क्षेत्र की पहचान गोरखपुर जिले में कुसुमही के निकट राजधानी नामक ग्राम से किया गया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुए थे और मौर्य शब्द
ही से ही मौर्य शब्द बना है। ठीक है, तो पिपली वन के मौर्य, पिपली वन क्षेत्र की पहचान गोरखपुर जिले में कुसुमही, तो कुसुमही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया। तो राजधानी आपका गांव था। ठीक है, और अब हम देखेंगे, एक बार पढ़ते हैं। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। तो कपिल वस्तु के साथ, ठीक है, सुमसुमार पर्वत के मग, ठीक है, तो सुमसुमार पर्वत के मग आपका मिर्जापुर जिला। ठीक है, और केशवपुर के कलाम, तो अलार कलाम। ठीक है, आपका जो है अल कप के गुल्ली, तो आपका शाहबाद आरा मुजफ्फरपुर। ठीक है, रामग्राम के कुलिये, तो आपका साक गणराज के पूर्व में। ठीक है, गोरखपुर जिला। पावा के मल, तो पडरौना नामक स्थल और देवरिया जिला। ठीक है, कुशीनारा के मल, तो देवरिया नामक जिला। ठीक है, तो पावा और आपका कुशीनारा दोनों देवरिया जिला। ठीक है, ये आपका पडरौना, पावा का मल पडरौना, और आपका जो है कुशीनारा कसिया। ठीक है, तो पावा का जो है जगह होगा पडरौना और कुशीनारा का होगा आपका कसिया। ठीक है, मिथिला का विदेश जो है भागलपुर व दरभंगा और नेपाल जनकपुर। वैशाली का आपका जो होगा वैशाली आपका जो है लिच्छवी। ठीक है, वैशाली जिला। पिपली वन के मौर्य हो जाएगा आपका गोरखपुर जिला कुसुमही के निकट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अवंती राज। तो अवंती राज मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। तो अवंती राज मध्य मालवा के सीमावर्ती नगरों में फैला था और इस राज्य के दो भाग थे, उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण भाग की राजधानी माहिष्मती, जैसे कि हमने देखा था आपका अवंती राज। ठीक है, तो हमने देखा था आपका अवंती राज यहाँ पर था और इसकी राजधानी उज्जैनी और जो थी उज्जैनी और माहिष्मती थी। ठीक है, पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। तो पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था और इसकी राजधानी इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी में थी। ठीक है, मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। तो मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। तो मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा जो है महाभारत व पुराणों में मिलती है और इन ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था और वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या ग्रीवज की जो है ग्रीवज की आपकी राजगिरी थी। ठीक है, तो इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था और वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। ठीक है, तो जरासंध का पिता व वसु का जो है पुत्र था। ठीक है, वसु शिवा जरासंध। ठीक है, अब बृहद्रथ का पुत्र, तो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंततोगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। तो रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य राजा था। अंततः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र के गद्दी पर बैठाया था। तो रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य राजा था और अंततः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या कर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका हर्यक वंश, जो कि प्रतिहंता वंश जिसे कहते हैं। तो हर्यक वंश प्रतिहंता वंश जो कि आपके 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, तो बृहद्रथ वंश के बाद मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी और इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था और मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालिक था। ठीक है, तो मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालिक था। ठीक है, और बृहद्रथ वंश के बाद मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो है मगध के बारे में बताया गया। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। और आपका दो वंश था, एक आपका हर्यंक वंश और एक आपका नंद वंश, ठीक है। तो और एक आपका शिशुनाग वंश मगध में हुआ था शुरुआत दौर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यंक वंश। तो जो हर्यंक वंश के जो शासक थे वो या फिर राजा थे वो आपके बौद्ध धर्म के समर्थक थे, ठीक है। और इनका संस्थापक बिंबिसार श्रोणिक था, ठीक है। तो आपके हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार या फिर आपके श्रोणिक था, ठीक है। और इन्हें प्रतिहंता वंश कहा गया, ठीक है, प्रतिहंता या पुत्र, ठीक है। तो ये आपके प्रतिहंता पुत्र थे, ठीक है। और बिंबिसार के बाद आपका जो है अजातशत्रु, जो कि उन्हें कुनिक भी कहा था, कुनिक। और इनका जो शासन काल था 492 ईसा पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व तक। और अजातशत्रु की माता का नाम चेलना था और पत्नी का नाम वजीरा, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। और अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संघ थी राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। और बुद्ध की शिक्षा यहाँ पर विभक्त हुई थी शुद्ध पिटक और बिना पिटक में, ठीक है। तो ये आपका था बौद्ध धर्म, सॉरी हर्यंक वंश के बारे में, ठीक है। और उसके बाद अजातशत्रु के बाद उसका जो है पुत्र बना उदयन, और इसने जो है अपने पिता का हत्या करके जो है बना था उदयन राजा। और इसका जो समय काल था वो आपका 460 से लेके 444 ईसा पूर्व तक इसने मगध पर राज किया। और ये जैन धर्म का समर्थक था, ठीक है। तो ये आपका जो था जैन धर्म का समर्थक था उदयन। और इसने राजधानी परिवर्तित, तो इसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर ली और राजगिरी से पाटलिपुत्र पटना जो गंगा का एवं सोन नदी का संगम है। और पुत्र था आपके अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक अंतिम शासक, ठीक है। तो पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक आपके नागदशक थे, जो कि हर्यंक वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। नागदशक हर्यंक वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसका जो विवरण है हर्यंक वंश के अंतिम शासक जो है नागदशक को एक योग आमत ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना रखी थी। तो हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक योग आमत ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। और इसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। और इसके बाद आपके शिशुनाग के बाद आपका जो है काल अशोक या काकवन आपका जो है शासक या राजक बना, ठीक है, राजा बना, ठीक है। और जो है काल अशोक ने आप जो है वैशाली से अपनी राजधानी परिवर्तन कर पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक है। और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और इसका आयोजन वैशाली में शाबा कमीर की अध्यक्षता में हुआ था। और यहाँ पर बौद्ध संघ जो है विभक्त हुआ था अष्टावीर और महासंघिक में, ठीक है। तो अष्टावीर और महासंघिक में आपका बौद्ध संघ विभक्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है और आपका जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंद वंश। तो नंद वंश का समर्थक जो है नंद वंश का संस्थापक महानंदिन था, जो कि महापद्मनंद से इसको कहते हैं। और ये आपका जैन धर्म का संस्थापक था, ठीक है। तो ये आपका जैन धर्म का संस्थापक था, ठीक है। और इसके संस्थापक महानंदिन महापद्मनंद थे, ठीक है। और इसने उपाधि एकराट या एकराट व एक छत्र की उपाधि धारण की थी। और ये आपका भार्गव परशुराम का अवतार था और ये सर्व क्षत्रांग क्षत्रियों का नाश करने वाला इसे कहते थे। और इनके मित्र थे व्याकरणाचार्य पाणिनि, ठीक है। तो इनके मित्र थे व्याकरणाचार्य पाणिनि, ठीक है। तो महापद्मनंद ने एकराट व एक छत्र की उपाधि धारण की थी और इसे परशुराम का अवतार भी कहते थे और इसे क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्व क्षत्रांग भी कहते थे, ठीक है। और इनके जो मित्र थे वो आपके व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, ठीक है। और इनका जो 8 पुत्र था उनका नाम था पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशनाक,
अनिरुद्ध, दत्त सिद्धक, कैवर्त और धरानंद। ठीक है, तो इन 8 पुत्रों ने मिलकर 100 वर्षों तक जो शासन किया था। ठीक है, धरानंद अंतिम शासक सिकंदर का समकालीन था और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धरानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो धरानंद जो कि आपका नंद वंश का अंतिम शासक था और इसने जो है ये आपका सिकंदर का समकालीन था और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धरानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये आपका मगध के बारे में कुछ जानकारियां थी डायग्राम से। अब पढ़ते आगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। ठीक है, तो बिंबिसार का जो शासन काल था वो 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक था और जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया। तो जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया। बिंबिसार मगध के आरंभिक हार्यंग वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। ठीक है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत किया तथा उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री वह प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी और इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। ठीक है, तो विवाह ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए और उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और वह प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी। ठीक है, और इस विवाह से कौशल के साथ उसकी जो है शत्रुता समाप्त हो गई। ठीक है, उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी चिलना थी और जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। ठीक है, तो इसने जो है 3 राज को जो है विवाह के माध्यम से अपने अंतर्गत किया। ठीक है, तो एक आपका कौशल राज, ठीक है, एक आपका वैशाली और एक आपका पंजाब। ठीक है, विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध बनाने के कारण बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी और जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, और इसका राजा चंद्रप्रद्योत था। ठीक है, तो आपका अवंती का राजा कौन था? चंद्रप्रद्योत। ठीक है, और अवंती का 2 कैपिटल था, एक आपका उत्तरी अवंती का उज्जैनी और दक्षिणी अवंती का महिष्मती था। और आपके अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत महासेन का, ठीक है, बिंबिसार से युद्ध हुआ था, परंतु दोनों ने अंत में मित्र बन जाना है उचित समझा। जब चंद्रप्रद्योत जो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को पीलिया रोग हो गया, तब बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। ठीक है, तो अवंती राज के अनुरोध पर राजवैद्य जीवक को जो है उज्जैन भेजा था। तो अवंती राज कौन था? तो हमने पढ़ा था आपका अवंती राज यहाँ पर। ठीक है, अवंती राज। ठीक है, बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर और उसे अपने राज्य में मिला लिया था। तो अंग आपका जो कि भागलपुर और मुंगेर का एरिया जो था, और उसके राजा का नाम था ब्रह्मदत्त और उसको हरा दिया था। ठीक है, और मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी और उस समय इसे गिरिब्रज कहते थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपके राजा और राज्य का नाम है। ठीक है, तो प्रद्योत की राजधानी, तो चंद्रप्रद्योत की राजधानी अवंती थी। उदयन की राजधानी, तो उदायन की राजधानी वत्स थी। प्रसेनजीत की राजधानी आपकी कौशल थी और अजातशत्रु की राजधानी मगध थी। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। तो अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु ने अपने पिता
बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, इसलिए इसे पितृहंतावत भी कहते हैं। वह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था, ठीक है। और उसके शासनकाल में, तो उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसने तो अजातशत्रु ने राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया था और उसके शासनकाल में राजगिरी की सतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और उसके पुत्र उदयन, तो उसके पुत्र उदयन अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या की। अपने संपूर्ण शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति को अपनाया था, ठीक है। इसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र एवं इसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा और एवं अंत में उन पर आक्रमण कर उन्हें हरा दिया, ठीक है। और उनके स्वातंत्र को नष्ट कर डाला। उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया और उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। अजातशत्रु के प्रतिद्वंद्व, तो अजातशत्रु के प्रतिद्वंद्व में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था, ठीक है। तो अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। अजातशत्रु ने राजगीर को किलाबंदी की थी और इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला, ठीक है। तो अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती को जो है, अवंती राज्य को जो है राजगिरी या मगध पर जो है आक्रमण करने का जो अवसर नहीं मिला था, ठीक है, क्योंकि इसने अपने राजगीर राजधानी को जो है किलाबंद कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका उदयन है। तो उदयन का जो समय काल है वो आपका 460 ईसा पूर्व से लेके 444 ईसा पूर्व तक है। और अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन 460 से लेके 444 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था, ठीक है। तो आपका पटना में गंगा और सोन के संगम पर किला बनवाया था किसने? तो उदयन ने, ठीक है। और इसका जो शासन काल था वो 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक था, आपके 16 साल तक, ठीक है। मगध का सम्राट अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र, तो उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक व नागदशक ने क्रमवार राज किया। पुराणों अथवा कथाकुश, तो पुराणों अथवा कथाकुश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। तो पुराणों अथवा कथाकुश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद जनता ने इन प्रतिहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग अमात्य को राजा बनाया और इसी ने शिशुनाग वंश की स्थापना रखी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका शिशुनाग वंश के बारे में, जिसका जो है शासनकाल 412 से लेके 344 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। लगभग आपका जो है 58 साल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिशुनाग के बारे में, जिसका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से लेके 398 ईसा पूर्व तक था। तो इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। तो इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज को जीतकर उसे मगध राज में मिलाना था और इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो आप अजातशत्रु के समय में आपका जो है या फिर उदयन के समय में जो है, देखिए यहाँ पर अजातशत्रु के समय में अवंती ने जो है मगध पर हमला किया था, ठीक है, अवंती राज ने। लेकिन शिशुनाग ने जो है शिशुनाग ने अवंती राज पर हमला कर उसको अपने राज में मिला लिया था, ठीक है, मगध में मिला लिया था, ठीक है। और बाद में इसने शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है वैशाली जो है बना ली थी, राजगिरी से वैशाली बना ली थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है काल अशोक और इसका उपनाम काकवर्ण, ठीक है। और इसका जो समय काल था वो 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो आपका जो है शिशुनाग ने राजधानी बनाया था वैशाली में और उसके बाद जो है
काल अशोक ने राजधानी परिवर्तित कर ट्रांसफर कर फिर से आपका जो पाटलिपुत्र में कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। और काल अशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने चूरा घोंपकर काल अशोक की हत्या कर दी थी। इस वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था महानंदित या नंदवर्धन, ठीक है। तो अंतिम शासक महानंदित या नंदीवर्धन था। और शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ, ठीक है। और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए थे आपके नंद, ठीक है। तो आपका जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था महानंदित या फिर आपके नंदीवर्धन। अब हम पढ़ेंगे आपका नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश का समय जो था 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। और इस वंश का संस्थापक महानंदित था, ठीक है। तो इस वंश का संस्थापक महानंदित था। और महानंदित ने नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। नंद वंश में तो आपके नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी के कारण इसे नवनंद कहा जाता है, ठीक है। और महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं। तो आपके जो 9 राजा हुए नंद वंश में उनके नाम थे उग्रसेन, जिसे महानंदिन भी कहते थे, पांडुक, तो सबसे पहले आपका उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, 10 सिद्धक, तो 10 सिद्धक, कैवर्त और आपका जो धनानंद। आखिरी राजा आपका जो कि था धनानंद था, ठीक है। और पहला राजा महानंदित या फिर आपका उग्रसेन था, ठीक है। तो महानंदित पहला और आखिरी आपका धनानंद, ठीक है। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा गया और शेष 8 उसी के पुत्र थे, ठीक है। तो इसमें उग्रसेन को पुराणों में उग्रसेन को महापद्मनंद कहा गया और शेष 8 उसी के पुत्र थे, ठीक है। तो आपके जो 8 उसी के पुत्र थे पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, कैवर्त, 10 सिद्धक और कैवर्त और धनानंद। अब हम पढ़ेंगे महापद्मनंद के बारे में। तो महापद्मनंद या फिर आपका जो है तो महापद्मनंद का जो शासन काल था वो आपका 344 से लेके आपका जो 322 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। महापद्मनंद ने स्वयं को एकराट कहा था, ठीक है। एकराट की उपाधि धारण की थी और यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहां एक नहर खुदवाई, ठीक है। तो कलिंग को जीतने के बाद वहां पर नहर की खुदवाई की थी और जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है, ठीक है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था, ठीक है। तो इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था, ठीक है। व्याकरणाचार्य पाणिनि, तो व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था, ठीक है। तो आपका जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाई थी, ठीक है। और व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे और यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में से सर्व छत्रतांक की उपाधि जो दी गई है, ठीक है, महापद्मनंद को, ठीक है। और इसने जो एकराट की उपाधि भी धारण की थी। तो एकराट और आपका जो सर्व छत्रतांक, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है धनानंद। तो धनानंद जो है महापद्मनंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया है। तो आपको धनानंद को जो है अग्रमीज भी कहते थे, ठीक है। धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। तो यह आपका नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था आपके धनानंद के शासनकाल में, ठीक है। तो महापद्मनंद को यूनानी और ग्रीक अभिलेखों में इसे जो है अग्रमीज कहा गया है, ठीक है। नंद शासक, तो नंद शासक जैन मत के पोषक थे। धनानंद को जैन अमत सक्ताल और स्थूलभद्र थे। तो नंद शासक जैन मत के पोषक थे और धनानंद के जैन अमत, तो धनानंद के जैन अमत सक्ताल और स्थूलभद्र थे। उपवर्ष वररुचि एवं कात्यायन, तो उपवर्ष वररुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। तो उपवर्ष वररुचि और आपके कात्यायन जो है नंद काल में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। तो कौन कौन? उपवर्ष, कात्यायन और वररुचि, ठीक है। नंद शासक, तो नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3 लाख से 6,000 तक हाथी शामिल थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी, ठीक है। मौर्यों के शासनकाल में, तो मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था, ठीक है। तो मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था, ठीक है। मगध की सफलता का क्या कारण था? तो मगध की सफलता का कारण, तो इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी, इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे अनेक साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुआ था, ठीक है। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति जो थी बहुत उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से अधिक दूर नहीं थी और समृद्ध लौह खनिज भंडारों की सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करने में सफल हुए। मगध की दोनों राजधानियां, तो मगध की दोनों राजधानियां प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से आपका घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद था। पाटलिपुत्र जो आपकी है, पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित था, ठीक है। और पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी गंगा से मिलती थी, ठीक है। और चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति भी अवैध थी। इसे सोन और गंगा पश्चिम और उत्तर की ओर से, ठीक है, और पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से जो घिरे हुए थे। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही रूप में एक जल दुर्ग था, ठीक है। तब पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग की तरह राजधानी थी, ठीक है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे और प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ थी, ठीक है। यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास पर्याप्त अनाज बचता था। शासक कर टैक्स के रूप में इसे अतिरिक्त उपज को एकत्र कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन में से लाभ उठाया था, ठीक है। सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी, ठीक है। भारतीय राज घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थी, ठीक है। मगध साम्राज्य, तो मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था, ठीक है। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6,000 हाथी थे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर नंबर आपका जो महाजनपद था मगध साम्राज्य हमने कंप्लीट कर लिया। कल हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।